भक्त और चमचों की दो कैटेगरी बन गई। भक्त वो हैं जो कम से कम सामने वाले में कुछ है पूजनीय, तब तो उसकी पूजा कर रहे हैं। चमचे वो हैं जिनको जो अपना फायदा देखने के लिए आपके पीछे लगे रहते। इस भ्रम में कोई ना रहे कि रवीश कुमार और उनके साथियों को किसी भी एक इंसान की चिंता, उनको उनका एक टारगेट है, उनका एक एजेंडा है। देखिए, मैं कई बार अपने वीडियोस में दर्शकों को ये बताता हूँ कि ये गोदी मीडिया जैसा कोई टर्म है नहीं। इसको इजाद किया गया है अपने पाप को छुपाने के लिए। अगर मुझे लगता है कि मैं देश में 10 लोगों पर भी प्रभाव छोड़ पा रहा हूं अपने काम से, तो मैं उतने में खुश हूं। मुझे नहीं चाहिए कि मुझे 10 लाख लोग फॉलो करें। तो आप ना एक पड़ाव आता है जहां अपने आप को समझने लग जाते हैं। आपको ये समझ में आता है कि इससे ज्यादा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। किसी भी संस्थान में वक्त मुझे लगता है कि अच्छा और बुरा दोनों होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपका बिल्कुल ही अच्छा वक्त चल रहा हो हर वक्त। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार को मीडिया। मीडिया जगत के लोगों से बात करने का हमारा सिलसिला जारी है और आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं पत्रकार सुशांत सिन्हा जी। काफी एनर्जेटिक हैं, यंग है, काफी पसंद किए जाते हैं और ITV नेटवर्क, NDTV जैसे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं। फिलहाल एक यूट्यूबर हैं। तो सबसे पहले सुशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। आपका जीवन भी आनंद में बना रहे और जो लोग देख रहे हैं वो भी आनंद में रहे, यही कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपके बारे में सब लोग जानते हैं, डेप्यूटी एडिटर का पद आपने NDTV में हासिल किया, बहुत कम उम्र में हासिल किया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उन सवालों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी अर्ली लाइफ के बारे में हमें कुछ बताइए। कैसे पत्रकारिता में आना हुआ? देखिए, मैं जितना यंग आपको लग रहा हूँ उतना हूँ नहीं वैसे, क्योंकि मैंने काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। और क्या आप अर्ली लाइफ की पूछ रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि हम लोग बिहार से हैं, मैं बिहार से हूँ। तो हमारे यहाँ बिहार में अगर आप कहेंगे तो एक ये कल्चर है कि हम लोग थोड़ा पारिवारिक जिम्मेदारी पहले उठा लेते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि बाहर बाकी जगहों पे नहीं होता, पर यूपी बिहार में थोड़ा ज्यादा होता है कि परिवार की जिम्मेदारी उठाओ, नौकरी पे लगो, ये काम करो, ये होता ही है। दूसरा, मेरी कुछ पारिवारिक परिस्थितियां भी ऐसी रही कि मैं बहुत छोटा था तब मेरे पिता का देहांत हो गया। तो मेरी माता जी ने अकेले, वो सरकारी नौकरी करती थी, तो उन्होंने हमें, मैं और मेरी एक बहन है मेरे से बड़ी, तो हमने अकेले ही अपने मेहनत से पाला है। तो हमारे ऊपर थोड़ा ये भी था कि जितना जल्दी माता जी को थोड़ा आराम मिले कि हमारा बोझ ना उठाना पड़े। तो इस वजह से भी हमने थोड़ा जल्दी काम शुरू किया। मेरी बहन भी पढ़ाने का काम शुरू कर चुकी थी काफी कम उम्र में, और मैंने भी पढ़ाई करते करते मैं पत्रकारिता में आ गया। पटना में एक न्यूज चैनल खुल रहा था उस वक्त। मेरा शौक भी था पत्रकारिता का, टेलीविजन पे देखता था लोगों को एंकरिंग करते हुए। तो वो नीचे आप भी देखते होंगे, स्क्रोल चलता है, पट्टी चलती है न्यूज चैनल्स में। तो मैं उस जमाने में बैठ के उसको पढ़ता रहता था, मतलब न्यूज रीडिंग जैसा। तो घर वाले थोड़े परेशान भी होते थे, तो उनको लगता था कि मेरी माताजी ने कहा न्यूज चैनल खुल रहा है, जाओ उसमें ट्राई करो, हमारा दिमाग खाते हो, इससे अच्छा वहां जाके काम करो। तो अब आप कहिए वही जो भी वजह रही हो, तो वो मैं वहां गया और किस्मत से या जो भी मेरा हुनर उनको दिखा होगा, मेरा हो गया। और फिर वहां से शुरू हुआ, ये करीब 2001 के आसपास की बात है। तो तब से लेकर फिर पटना में मैंने एक और लोकल चैनल था, वहां काम किया। बचपन में मैं रेडियोज में काम कर चुका था, वो अनुभव था ही। फिर मैं लगा कि अब पटना से बाहर निकलना चाहिए, बिहार से बाहर निकलना चाहिए, थोड़े छलांग लगानी चाहिए। अब दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं, अपने आप को भी टेस्ट करना चाहिए। तो फिर दिल्ली आ गया और दिल्ली में जैन टीवी से शुरुआत की, वहां पहला मौका मिला। फिर जनमत में चला गया। जनमत वो चैनल उस वक्त आया था, आपको याद हो, श्री अधिकारी ब्रदर्स लेकर आए थे। तो उसमें करीब 5 साल काम किया, जिसमें एक पीरियड जो है वो लाइव इंडिया का था। आपको याद होगा, सुधीर चौधरी जी आए थे लाइव इंडिया में। तो वो लाइव इंडिया का था। फिर मैं कुछ दिनों के लिए न्यूज 24 गया, फिर वहां से NDTV चला गया करीब 5 साल के लिए। फिर वहां से निकला तो इंडिया न्यूज और न्यूज़ एक्स में चला गया। फिर वहां करीब 2-2.5 साल रहा। फिर वहां से इंडिया टीवी, और फिर इंडिया टीवी छोड़ा तो अब मैं अपना काम कर रहा हूँ यूट्यूब। तो ये छोटी सी जर्नी है। आपने इंडिया टीवी, ITV नेटवर्क की बात करें तो वहाँ आपने काफी कम समय बिताया। न्यूज 24 में आपने काफी कम समय बिताया। NDTV में आपने काफी समय बिताया और आपके शोज काफी पॉपुलर हुए। तो NDTV में कैसे आप पहुंचे, कैसे आप डेप्यूटी एडिटर बने, थोड़ा उस यात्रा के बारे में बताइए, कैसे वहां पहुंचना हुआ? देखिए, NDTV जब मैं लाइव इंडिया में था
तो वहाँ एक मैनेजिंग एडिटर हुआ करते थे, उनसे मैसेज में मेरी बातचीत हुई थी कि आपके यहाँ कोई ज़रूरत है ये वो, जो अमूमन हम करते हैं अगर कभी नौकरी, क्योंकि एनडीटीवी में मैं किसी को जानता तो था नहीं। तो उस वक्त एक बार मैं वहाँ गया इंटरव्यू देने के लिए, बातचीत भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मामला अटक गया, मतलब बात आगे नहीं बढ़ी, बात आई गई हो गई, और मैं भी फिर न्यूज़ 24 चला गया। फिर मैं न्यूज़ 24 में काम कर रहा था, तो अचानक फिर उधर से ही कॉल आया कि, और ये बात को करीब मुझे लगता है कि साल भर से ऊपर हो गया था, मतलब फिर मैंने उनसे बात की उस तरीके से हुई नहीं कभी इस तरीके से। तो फिर अचानक उनका ही कॉल आया कि क्या आप एनडीटीवी से जुड़ना चाहेंगे? मैंने कहा कि ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो मैं फिर वो एनडीटीवी चला गया, और एनडीटीवी में फिर 4-5 साल काम किया, और चूंकि मैंने कहा कि शुरुआत मेरी पहले हो गई थी और काम करते 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 अनुभव हो गया था, तब तक मुझे करीब 10 साल तो हो ही गए थे, 8-10 साल। तो उस हिसाब से फिर मुझे जिम्मेदारियां, चूंकि काम जानता था मैं, समझता था, समझ ठीक थी, पॉलिटिकल समझ अच्छी है, तो वो करते कराते जो पद मिलना चाहिए था वो मिल गया था। जब एनडीटीवी का नाम जहन में आता है तो कोई बड़े बड़े नाम दिमाग में आते हैं। वहाँ पे निधि मैम है, रवीश है, मनोरंजन भारती, अखिलेश जी हैं। 4-5 साल की आपकी यात्रा रही, कैसी यात्रा रही, कैसे आपको शोज मिले, क्या अनुभव लेकर के आप वहां से निकले? देखिए, एनडीटीवी में मेरे कई अच्छे मित्र हैं, और किसी भी संस्थान में वक्त मुझे लगता है कि अच्छा और बुरा दोनों होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपका बिल्कुल ही अच्छा वक्त चल रहा हो हर वक्त, और बुरा भी पूरा 5 साल बुरा हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, या कहीं पूरा का पूरा वक्त अच्छा हो, ये भी नहीं होता। तो एनडीटीवी में कई मेरे अच्छे दोस्त हैं। एनडीटीवी का अनुभव भी मेरा मिला जुला सा, कि वहाँ कुछ चीजों को लेकर जब मुझे अच्छे दोस्त भी मिले, लेकिन कुछ चीजों को लेकर बहुत बंदिश भी थी कि आप ऐसा नहीं करें, ऐसा ना बोलें, या कई बार मैंने कुछ बोल दिया या सोशल मीडिया पर लिख दिया तो मुझे धमकी भरी चिट्ठी आ गई। तो इस तरीके की चीजें होती थी वहाँ। तो एक जिसको कहते हैं कि आप बंधा हुआ सा महसूस करते थे, वो चीज तो वहाँ थी। और दूसरा, वहाँ का अपना एक इकोसिस्टम है, जिसमें अगर आप इंटर हैं तो फिर आप उस इकोसिस्टम के अंदर जो है, जो चल रहा है सब उसी हिसाब से चलता रहेगा, और आप उसका सिस्टम आप हिस्सा बन जाते हैं और आप काम करते हैं। और नहीं तो उसके बाहर हैं तो फिर चुप रहिए, बोलिए मत, ज्यादा चू चपड़ मत कीजिए, वो उन लोगों को उतना पसंद नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर जाना भी मुश्किल था, क्योंकि वहां जो अंदर होता था वो मैं उसको लेकर आवाज उठाता था। और जो बाहर रहने की बात थी, और बाहर रह के भी चुप रहो, तो वो भी अपने से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि वहां ज्यादा एक दूसरे के लिए परेशानियां खड़ी करने से बेहतर है कि नया विकल्प अगर कुछ मिल रहा है तो उसको ढूंढा जाए। तो वो विकल्प ढूंढता हुआ मैं आगे चला गया। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि एनडीटीवी में बिल्कुल कोई मेरा बहुत बुरा वक्त था। बहुत सारा अच्छा वक्त भी रहा, बहुत अच्छे लोग भी मिले, और उनके साथ अच्छा वक्त भी बिताया, कुछ सीखा भी, तो वो चीज भी है। अगला सवाल ये है सर मेरा कि आपने इंडिया टीवी में काम किया, उसके बाद आपने इंडिया टीवी को क्विट किया। बहुत लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। आपकी उतनी एज भी नहीं है कि आप एक यूट्यूबर बन जाएं, और आपके साथ ऐसा भी नहीं होगा कि किसी चैनल का ऑफर भी नहीं होगा। तो इतनी कम उम्र में आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मुझे जॉब ही नहीं करनी है और यूट्यूबर है, और एक सक्सेस आपको मिली है। ऐसा नहीं है, 5 लाख के करीब आपके सब्सक्राइबर हो गए हैं, कई वीडियोस आपके मिलियंस में हैं, काफी चुनौती आप खड़ी कर रहे हैं और लोगों के लिए। तो किसी चैनल को ज्वाइन नहीं किया, अचानक से यूट्यूब पे आ गए? देखिए, ये नहीं कहूंगा कि मैं यूट्यूब पर ही आना चाहता था इसलिए मैं इंडिया टीवी से अलग हो गया, या इंडिया टीवी में मैंने इस्तीफा दे दिया, ये तो था नहीं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि मैंने हमारे रास्ते अलग हो गए। और उसके बाद ये भी नहीं था कि मैं कहीं बातचीत नहीं हुई, या कहीं मैं जा नहीं सकता था, या जाने के लिए ऑफर नहीं था। कुछ जगह ऐसी थी जहां मैं जाना नहीं चाहता। देखिए, क्या होता है, जीवन में एक पड़ाव आता है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि मुझे चूंकि टाइम हो गया, 18-19 साल हो गया काम करते करते, तो आप ना एक पड़ाव आता है जहां अपने आप को समझने लग जाते हैं। आपको ये समझ में आता है कि इससे ज्यादा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा, या इससे ज्यादा मैं चुप नहीं रह पाऊंगा, या इस मोड में मैं जा नहीं सकता। तो कई बार वो संस्थानों के हिसाब से जब आपको ढलना पड़ता है, तो वो चीज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसका निर्णय लेना पड़ता है। तो जब मैंने इंडिया टीवी छोड़ा, तो कुछ ऐसे संस्थान थे जो बहुत अच्छी रेटिंग वाले थे और बड़ा नाम थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता था कि मेरा अपना एक वर्क स्टाइल है जो वहां मैच नहीं करता।
मैं जैसे बोलता हूँ वो मैं जिस तरीके से करता हूँ, मैं वहाँ मैच नहीं हूँ। तो 2-3 बार वहां से ऑफर आने के बाद भी मैंने मना कर दिया। कुछ ऐसे संस्थान थे जहाँ मुझे लगा कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी कर दूं तो भी कोई बहुत लोगों तक कनेक्ट होगा या बात पहुंचाने का मौका होगा, वो नहीं होगा। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती चली गई कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो मैं उस दौरान सोच रहा था कि क्या करूं ना करूं। तो फिर किसी ने, बहुत सारे लोग मुझे पहले से कह रहे थे कि आप यूट्यूब पर आइए। और अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं यूट्यूब पर वीडियोस भी बहुत कम देखता था। ऐसा नहीं था कि घर पे बैठ के जैसे आजकल लोग यूट्यूब पे देखते, मैं नहीं देखता। और मैं कोशिश भी ये करता हूँ कि मैं न्यूज चैनल में भी था कि घर आऊं तो न्यूज चैनल ही ना देखूं। तो तब भी मैं यूट्यूब उतना नहीं देखता था, तो मुझे उतना यूट्यूब की दुनिया ही पता नहीं थी कि कैसे क्या होता। फिर मुझे जब बोला गया कि आप शुरू तो कीजिए, तो फिर मैंने शुरू किया। और मैंने ये नहीं सोचा था कि 4-4.5 महीने में जो है वो 4.5-5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कई करोड़ व्यूज आने लग जाएंगे हर महीने के, और मिलियंस में व्यूज जाएंगे, और वीडियोस जो हैं वो लोग व्हाट्सएप पे और दूसरी जगह शेयर करेंगे। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं। तो वो शुरुआत वैसी थी, लेकिन फिर एक दिक्कत आने लगी। आज की डेट में बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं। अभी जस्ट मेरे पास एक ऑफर था, बहुत ही बड़ा ऑफर और बहुत अच्छी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि मुझे अपना यूट्यूब बंद करना पड़ा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ब्रांड है और मैं उस ब्रांड में जो भी काम करता है वो उस ब्रांड का होता है। यस। तो मेरे पास दुविधा ये थी, मुझे ये चुनना था कि मैं उस ब्रांड के लिए काम करूं, या जो मुझे एक वर्क सेटिस्फैक्शन है आज की तारीख में, कि मैं जो चाहता हूं, जो कहना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये देश के लिए ठीक है, ये समाज के लिए ठीक है, ये लोगों को पता चलना चाहिए, और उसके लिए मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता कि ये दिखाएं नहीं दिखाएं, ये नहीं सोचना पड़ता कि ये चलेगा नहीं चलेगा। मैं उस दायरे से बाहर आ गया कि वो टीआरपी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, अरे इसको कौन देखेगा, वो सब चीजें खत्म हो गई इस यूट्यूब पर आकर। मैं जो बोलना चाहता था मैं बोलता हूँ, और ऊपर वाले की दया से लोग उसको देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, उसकी चर्चा भी है, वो वायरल भी हो रहा है। तो वो एक जो सेटिस्फैक्शन है, वर्क सेटिस्फैक्शन, आजादी। मैं बहुत ऐसा आदमी नहीं हूँ कि सारी दुनिया मुझे जाने, सारी दुनिया का पैसा मुझे आ जाए। मैं कंटेंट रहता हूँ, मैं इतने में ही खुश हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं देश में 10 लोगों पर भी प्रभाव छोड़ पा रहा हूं अपने काम से, तो मैं उतने में खुश हूं। मुझे नहीं चाहिए कि मुझे 10 लाख लोग फॉलो करें। ऊपर वाले की दया से हो रहा है, लेकिन मैं उसके पीछे भाग नहीं रहा हूं। तो इसलिए अब वो चुनना था कि क्या करें। मैंने उनको बोला कि भाई मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, आपको फायदा ही होगा, इधर से भी लोग उधर जाएंगे। पर वो क्या कहें, कुछ सोच पुरानी है या उनकी अपनी सोच है, मैं उसको गलत भी नहीं कर रहा। तो फिर इसलिए फिर वो रास्ते नहीं जुड़ पाए, तो अब मैंने रास्ता अलग कर लिया। चलिए, कम से कम इस सवाल का लोगों को जवाब तो मिला कि सुशांत सिन्हा क्यों किसी चैनल में नहीं गए। अब सर, अब चूंकि आप यूट्यूब पे आ गए हैं, और यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, और आजकल ट्रोल आर्मी, नेगेटिव कमेंट्स, तो फेक न्यूज, इवन आपके कई ट्वीट्स होते हैं जिन पे लोग आपको ट्रोल भी करते हैं, आप भी लोगों को एक्सपोज करते हैं। तो सोशल मीडिया को लेकर के, इन ट्रोल आर्मी को लेके, फेक न्यूज को लेके आपकी अपनी विचारधारा क्या है, आपकी अपनी गणना क्या है? देखिए, सोशल मीडिया के साथ जो हमारा रिश्ता है, वो आप ये मान के चलिए कि वो दोनों ही रहे। जैसे अभी आप कोरोना काल में देख रहे होंगे कि कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है सोशल मीडिया का, कि कई लोगों को मदद सोशल मीडिया के जरिए ही पहुंची। लेकिन सोशल मीडिया का सबसे नेगेटिव पार्ट ये है कि कुछ लोग उसको एक नैरेटिव सेट करने का माध्यम बनाते हैं, और उसके जरिए क्या होता है कि फिर आप ये कोशिश करते हैं कि लोगों के दिमाग में घुसे, क्योंकि आप खाली बैठे हैं, आप ट्विटर चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कुछ आ गया सामने, अब आप उसमें नहीं जाते हैं कि भाई वो सही है या नहीं, आपने पढ़ा और वो आपके दिमाग में घर कर जाता है। तो वो एस्पेक्ट तो है, और ट्रोल आर्मी तो रहेगी। वो ट्रोल किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि आप अगर कुछ सत्य बता रहे हैं तो उसको आपको इतना डिमोरलाइज कर दें कि आप सोचें कि नहीं अब मैं बोलूंगा नहीं, आपको डर लग जाए। वो आर्मी पैदा ही इसलिए की गई है कि आप पर हमला करे और आपको डराए। पर एक तो बिहारी हूं और दूसरा पत्रकार हूं, तो अगर डरना होता तो फिर इस काम में नहीं आते, और डरना तो हम बिहारियों को वैसे नहीं आता, और मैं तो वैसे भी भोजपुर जिले का हूँ, जहाँ कहते हैं आरा जिला घर बा तो कौन बात पे डर बा, तो वो तो होना ही नहीं था। तो ट्रोल आर्मी अपना काम करती है, मैं अपना करता हूँ। आपने अगर देखा हो तो मैं बहुत कम लड़ाई लड़ता हूँ ट्विटर पर। जी अमूमन लोगों की लड़ाइयां हो जाती हैं, इसको जवाब उसको जवाब। मुझे कई बार नीली टिक वाले से लेकर और बिना टिक वाले और नाम बदल के वाले सब गाली देते हैं। बिल्कुल। एक तो मैं पढ़ता कम, छोड़ देता हूँ,
मैं बुद्ध बन जाता हूँ कि तुमने मुझे गाली दी और मैंने ली नहीं तो वो तुम्हारे पास रह गई। तो वो बुद्ध वाला भाव लेकर चला आता हूँ, क्योंकि अगर आप सुनिएगा और सबको यहाँ दिल पे लेने लगेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, होता है, कभी कभी होता है जब वो बहुत लो लेवल पे चले जाते हैं, फैमिली वगैरह आ जाते हैं, तो कभी कभी वो हो जाता है, पर उससे निकलना पड़ता है। आप उसको बोलते हैं कि छोड़ो यार, जान दो, क्या है उनका वही काम ही है, वो तो वही करते हैं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर ये सोचना पड़ता है कि अगर आप आड़े आने दीजिएगा तो फिर तो आप कर ही नहीं पाइए, बिल्कुल नहीं कर पाइए, क्योंकि और वो चाहते ही यही। तो अगर आपने उसको आड़े आने दिया तो आप उनको सक्सेसफुल बना दें। तो इसलिए वो ट्रोल वगैरह जो करते हैं, मैं सोचता हूँ उनका अपना जीवन चल रहा है, उनको मजा आता है, करने दो। अच्छा, उसके वो जब ट्रोल करते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम मेरी बात हो सकता है और कुछ लोगों तक पहुंच रही होगी, तो उनमें से किसी के नाक कान आंख के द्वार खुल जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ चलो तुम मेरा ही काम करो, करने दो। नहीं सर, ये सोच आपकी अच्छी है। कई बार इंसान को अपने जीवन में बुद्ध भी बनना चाहिए, और बुद्ध ने कहा था आपको दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। अगला सवाल मेरा सर एक थोड़ा सिद्धांतों को लेकर के, आजकल गोदी मीडिया की बहुत टर्म इस्तेमाल हो रही है, और देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, अपने आप को जमीनी पत्रकार कहते हैं, आपने उनको चिट्ठी भी लिखी, खुली चिट्ठी लिखी, काफी उस पर बवाल भी हुआ था। तो कई लोगों को समझ में नहीं आता कि यार ये गोदी मीडिया क्या है। वो स्वयंभू पत्रकार जो स्टूडियो में बैठ करके लोगों की राय बनाते हैं, जो खुद कहते हैं टीवी मत देखो, लेकिन खुद इंटरव्यू करने पहुंच जाते हैं। तो ये गोदी मीडिया टर्म को आप किस तरीके से देखते हैं, और स्वयंभू अपने आप को जो राजनीति का विशेषज्ञ मानते हैं, उनके बारे में आपको क्या राय है? देखिए, मैं कई बार अपने वीडियोस में दर्शकों को ये बताता हूँ कि ये गोदी मीडिया जैसा कोई टर्म है नहीं। इसको इजाद किया गया है अपने पाप को छुपाने के लिए, क्योंकि इस देश में सत्ता और पत्रकारिता का एक गठजोड़ चला आ रहा है सालों साल से। और मेरे ही चैनल पर आलोक मेहता जी का भी इंटरव्यू है, दूसरे और पत्रकारों का भी इंटरव्यू है कि सालों साल से कैसे पत्रकारों को फायदे पहुंचाए गए हैं, लिफाफे पहुंचाए गए हैं, इतने बड़े बड़े बंगले कैसे बने हैं, लोगों को सोचना चाहिए। मैंने और अशोक जी हैं डीडी न्यूज में, उन्होंने तो कहा था कि हम दोनों ने कहा था कि हर पत्रकार को अपनी संपत्ति जो है वो सार्वजनिक कर देनी चाहिए। बिल्कुल, क्या बुरा है इसमें? आप सबके लिए कहते हैं कि सबको करना चाहिए, नेताओं को भी, पत्रकारों को भी करना चाहिए, कोई आगे नहीं आया। मैं तो तैयार हूं, मैं तो कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रवीश कुमार करेंगे तो पूछिए उनसे। उनको तो जब मैंने चिट्ठी में लिख दिया था कि उनकी तनख्वाह 8 लाख है तो बहुत परेशान हो गए थे कि मेरी तनख्वाह बता दी, अब कहीं मेरे पे अटैक ना हो जाए। और जब खुद इंटरव्यू करते हैं कि फलाने को गूगल में मिल गई इतने करोड़ की नौकरी और दूसरे को मिल गई 5 करोड़ का पैकेज, तो उसको खतरा नहीं होता है। तो लेकिन जब आप चेहरा ये बनाते हैं कि हम बहुत बड़े समाजवादी हैं, हम तो बिल्कुल एकदम गरीब गुरबा हैं, और लोगों को पता चल जाए कि महीने का 8 लाख कमाते हैं, तो वो इमेज ध्वस्त होती है। उनको सिर्फ इमेज की चिंता है, ना आपकी चिंता है, ना मेरी चिंता है, ना किसी और की चिंता है। इस भ्रम में कोई ना रहे कि रवीश कुमार और उनके साथियों को किसी भी एक इंसान की चिंता है। उनको उनका एक टारगेट है, उनका एक एजेंडा है कि उनको दिया गया है कि आप फलाने आदमी को कुर्सी से नीचे उतार दीजिए, आपका टारगेट पूरा, और उस काम में वो लगे हुए। और उस काम में लगने के दौरान आप मरते हैं, मैं मरता हूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए आपकी और मेरी लाश एक और सीढ़ी है कि हम कैसे ऊपर पहुंचे और नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति को उतार दें उस कुर्सी से, और हमारा जो भाई है वो वहां जाकर बैठे। तो इसलिए अब वो जो करते हैं, जो एजेंडा चलाते हैं, जैसे दिल्ली में कल ही मैंने वीडियो किया कि दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार के समय के 16 हॉस्पिटल, कैन यू इमेजिन आनंद, 16 हॉस्पिटल अलग अलग स्टेजेस में उनकी बिल्डिंग्स बनकर तैयार है, कई तो पूरी तैयार है। और अरविंद केजरीवाल नाम के एक आदमी ने उनको चलाया नहीं 6 साल में। बिल्कुल। और यहाँ इस दिल्ली में लोग हॉस्पिटल में बेड की कमी की वजह से मर रहे हैं और कोई उस आदमी से पूछ नहीं रहा। तो रवीश कुमार से कोई पलटकर पूछे कि आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल से पूछते कि वो 16 हॉस्पिटल क्यों नहीं चलाए गए? तो वो क्या करेंगे? उनको एक गोदी मीडिया का सहारा चाहिए। तो कहीं ये गोदी मीडिया है, ये नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल से पूछ रहा है। और जो एक मुझे आज किसी ने व्हाट्सएप भेजा था कि भक्त और चमचों की 2 कैटेगरी बन गई। भक्त वो हैं जो कम से कम सामने वाले में कुछ है पूजनीय तब तो उसकी पूजा कर रहे हैं। चमचे वो हैं जिनको जो अपना फायदा देखने के लिए आपके पीछे लगे रहते हैं। तो वो जो चमचे, उनको समझ में भी नहीं आता कि अरे भाई मैं तो फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, लेकिन वो आंख मूंद के हाँ रवीश जी ने कह दिया, सही बात है, ये गोदी मीडिया। वो गोदी मीडिया एक एक्चुअली हथियार है जिससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोपेगेंडा को बचाने की कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं होता। तो आप ये मान रहे हैं कि गोदी मीडिया जैसी टर्म जो है वो सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए इस्तेमाल वो लोग करते हैं ताकि उनके कुकर्म जनता के सामने नहीं आए।
सर, इंटरव्यू का आखिरी सवाल है मेरा। जैसा कि आपने बताया कि बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो दिया, बहुत कम उम्र में नौकरी करनी पड़ गई, तो अभी एक दौर ऐसा आ गया है जब हर आदमी यूट्यूबर है और हर आदमी एडिटर है, हर आदमी अपने आप में एडिटर है। और एक पत्रकार आता है और वो भी ये सोचता है कि नहीं यार, मुझे 5 साल में एडिटर इन चीफ बनना है और कैसी भी बनूं, चापलूसी करके बनूं, दलाली करके बनूं। तो जो यंग प्रोफेशनल्स जो मीडिया में आ रहे हैं, जो मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप अपने अनुभव से वीडियो के आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे कि भाई इस तरीके से चीजों को जीवन में आगे बढ़ाओ? देखिए, मैं ये बात जीवन के हर एस्पेक्ट के लिए कहता हूँ कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं, अपने आप से ये पूछ लीजिए। जैसे अगर आप शादी करने जा रहे हैं, आपकी शादी हो गई आनंद? मेरी पिछले साल हुई। अरे वाह, बहुत बधाई हो। तो आपकी तो हो गई, बहुतों की नहीं भी हुई है, लेकिन जिनकी नहीं भी होती है, जिनकी होने वाली है, या हमारे देश में ये कल्चर है कि जब शादी होने वाली है तो लोग शादी किन वजहों से करते हैं? एक, उम्र हो गई। दूसरा, फलाने बुआ के लड़के की हो गई है और फलाने मौसी के बेटे की हो गई है, तुम बैठे रहोगे। तीसरा, कि एक परिवार तो होना ही चाहिए, तो कर लो, सब कर रहे हैं तो तुम भी कर लो। चौथा, उम्र निकली जा रही है। ठीक है, तो ये 4-5 इस तरीके के कारण होते हैं जिसकी वजह से हम शादी करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको अगर शादी भी करनी है तो बैठकर सोचिए कि आप अपने जीवन में कौन सा ऐसा हिस्सा खाली है जिसको भरने के लिए किसी और को लाना चाहते हैं। ये क्यों करना चाहते हैं, अपने आप से पूछिए। किसी भी काम को करते हो, क्या आप ये क्यों करना चाहते हैं? शादी करना है, मीडिया में आना है, एंकर बनना है, पत्रकार बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी करना है, अपने आप से एक बार आंख बंद करके पूछिए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। जब आपको उसका जवाब मिल जाए तो आपको रास्ता भी दिख जाएगा कि उस पर कैसे चलना। अमूमन शादियां खराब इसलिए होती हैं, देखिए ये तो कोई गारंटी नहीं है, मैंने ये सोचा उसके बावजूद भी मेरी खराब हो सकती थी, अभी तक ठीक चल रही है, हो सकता है आगे खराब हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं चांसेस ठीक रहने के इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने सामने वाले में क्या ढूंढना है, क्या देखना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। वैसे ही जब आप पत्रकारिता में आए तो आप ये सोच के आए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। खाली टीवी पे दिखना है, इतने लाख फॉलोअर्स हो जाए, आप वो चाहते हैं, या आपके अखबार में फोटो आए, या कोई आनंद जी आपको फोन करके कहें कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, आप ये चाहते हैं, या आपके परिवार के लोग देखें, या आपका कोई मकसद है कि आप लोगों तक कम से कम फैक्ट पहुंचाएं, लोगों को अवेयर करें, देश के काम आ सकें, देश में कोई बदलाव ला सकें, देश में एक कंट्रीब्यूशन आपका हो, इस तरीके की कोई सोच है, तो ये आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं और ये तय करके ही आइए। जैसे अभी फिलहाल देखिए, जीवन तो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या हो, लेकिन मैंने ये सोच रखा है कि मैं अगले कुछ साल के बाद पत्रकारिता छोड़ दूंगा, और उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत साल कर लिया है और मैं जीवन के कुछ और आयाम ट्राई करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। ये पत्रकारिता में अब जो लोग नए आ रहे हैं वो देख रहे हैं अगर ये इंटरव्यू, तो मैं उनको बता दूं, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। बहुत कंज्यूमिंग जॉब है, आपका बहुत कुछ लेता है। मैं YouTube पे 2 वीडियो डालता हूं, लेकिन चूंकि उसमें रिसर्च बहुत होती है तो वो रिसर्च में बहुत सारा समय चला जाता है, बहुत सारी सोच चली जाती है कि आपको कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है ताकि लोगों तक बात पहुंचे। वीडियो 15 मिनट का हो सकता है, लेकिन उस 15 मिनट के पीछे मेहनत बहुत होती है। फिर आप सोशल मीडिया पर होते हैं, सोशल मीडिया को देखना, उसमें क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो जो बुद्ध बनने वाली बात है, वो बुद्ध बनने में भी आपको अपने आप को कंज्यूम करना पड़ता है। सामने वाला कभी कभी आप बुद्ध है नहीं, आपको बुद्ध बनना पड़ता है, तो कभी कभी वो गाली देकर चला जाता है और आपको ये अपने आप को समझाना पड़ता है कि मुझे इसको पलट के जवाब नहीं देना। तो वो समझाने में खुद को कई बार आप कंज्यूम होते हैं, आप दिए की तरह जलते हैं, क्योंकि आपके पास जवाब है, आप चाहें तो उसको 2 मिनट में जगह दिखा सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज से बचना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। उस बेहतर बनाने की लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो बहुत कंज्यूमिंग होता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं जीवन भर वही लड़ाई लड़ता रहूं, वही करता रहूं। मेरा एक कंट्रीब्यूशन का पार्ट है, वो मैं करके कुछ साल में, और एक सामान्य सी जिंदगी जिसमें मुझे ये न देखना पड़े कि मेरे ट्विटर पर कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, यूट्यूब पे क्या हो सकता है, मैं शायद ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने लग जाऊं या कुछ और करने लग जाऊं, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन देश के लिए जितना हो सकता है वो दे के, और उसके बाद मैं इसको नमस्ते कर दूंगा। और जो पीछे से आ रहे हैं फिर उनको मौका भी मिलेगा, वो भी करें, वो भी देखें, और मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, बेबाकी से जवाब दिए, और
ये चीज आपने बिल्कुल नहीं बताई कि कुछ सालों में पत्रकारिता छोड़ देंगे, ये जरूर एक चौंकाने वाली बात थी मेरे लिए भी। हाँ, चलिए। तो बहुत खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे कि बहुत बहुत अच्छी बात। वो तो चाह रहे हो कि मैं अभी डेट बता दूं कि किस दिन जाने वाला हूँ। चलिए सुशांत जी, आपने समय दिया समाचार फॉर मीडिया को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आनंद, थैंक यू। थैंक यू।